हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 001 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि मैम इन सब वीडियोस की PDF कहाँ मिलेगी। तो जिन बच्चों ने मेंबरशिप ज्वाइन करी हुई है, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मेंबर्स हैं, वो जाके एक बार चेक कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे PDF अवेलेबल कर दी गई है। इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको भी PDF का एक्सेस मिल सके। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि अगर आप सीधा इसी पार्ट पे आए हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देख लेना। मैं रिकमेंड करूँगी पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्या करा है, जो पिछले 6 साल के आपके PYQ हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड किया है और उनमें ऐड किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट 1 से 8 हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, यूनिट 9 से 19 सेकेंड पार्ट, और आज हम कर रहे हैं फाइनल पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड, जिसमें हम करेंगे यूनिट 20 से लेकर 27 तक। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पार्ट देखिएगा और जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन करके PDF भी ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलो आसान भाषा में हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, देखो मैं आपको हर वीडियो में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और मैं हर वीडियो में आपको सेम चीज़ बताती हूँ और आज भी वही बताऊंगी कि दुनिया में कोई भी टॉपिक की रेफरेंस है, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म आता है तो वहाँ पे सेम ही जो चीज़ है वो अप्लाई होगी, और वो है रिच और पुअर का गैप। यानी कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो पूंजीवाद जो समाज है, वहाँ पे क्या होता है कि मान लो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एक कंपनी या फैक्ट्री, तो उसका जो मालिक है, जो ओनर है, वो रिच है और वो अपने प्रॉफिट के लिए जो पुअर है यानी कि जो लेबर और वर्कर है उनको एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट कैसे करता है? प्रॉपर वेजेस नहीं देगा, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स तक, मतलब है ना, लॉन्ग आवर्स तक उनसे काम करवाएगा, प्रॉपर कुछ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होंगी, राइट। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो ओनर होते हैं वो लेबर और वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जरूरत है कि पूरी दुनिया भर के जो लेबर्स हैं वो इकट्ठे हों, एक साथ आएं और कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर दें, उठा के फेंक दें और सोशलिज्म स्थापित करें, या फिर उसके बाद फिर कम्युनिज्म को लेकर आए, जिससे कि क्या हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे कि इक्वालिटी हो, रिच और पुअर का गैप खत्म हो। ठीक है, चलो ये बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स बिलीव दैट सोसाइटी डेवलप थ्रू स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड पुअर। ही वांटेड अ सिस्टम वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली एंड देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि कार्ल मार्क्स का ये मानना है हमें जरूरत है एक ऐसे समाज की जहाँ पे जो रिच और पुअर का गैप है वो ना हो। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए और कोई एक्सप्लॉयटेशन, कोई किसी का शोषण वहाँ पे ना करे। पहला है एंड ऑफ क्लास सिस्टम, यानी कि मार्क्स चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वहां से हम रिच और पुअर का जो गैप है इसको हटा दें। ठीक है, तो हर कोई इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी ही बिलीव दैट लैंड, फैक्ट्रीज एंड रिसोर्सेज शुड नॉट बिलोंग टू इंडिविजुअल बट टू द होल कम्युनिटी। यानी कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो लैंड है, जो फैक्ट्रीज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कोई एक इंडिविजुअल होल्ड ना करे बल्कि वो पूरी कम्युनिटी के पास हो। ठीक है, जिससे कोई क्या हो, कोई बहुत ज्यादा रिच ना हो जाए और कोई बिल्कुल ही पॉवर्टी में ना चला जाए। नेक्स्ट है वर्कर्स कंट्रोल, यानी कि कार्ल मार्क्स यहाँ पे कहते हैं जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वो एक बार को प्रोडक्शन को कंट्रोल कर ले बट कोई एक ओनर या कैपिटलिस्ट ना करे। ठीक है, फोर्थ है एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये कहते हैं इन सोशलिज्म, सोशलिज्म के अंदर वर्कर्स विल गेट द फुल वैल्यू ऑफ देयर वर्क, नो वन विल अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर हार्ड वर्क। यानी जब एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाए, मतलब सोशलिज्म के अंदर एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो वर्कर है वो जो अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, उनको उनके फ्रूट्स मिलेंगे, ना कि वो किसी और के प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। ये कुछ ऐसा है कि एक शू फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो ओनर है उन्होंने 10,000 पेयर ऑफ शूज बनाने का जो ऑर्डर है वो ले लिया। ठीक है, अब उन्होंने तो ऑर्डर ले लिया प्रॉफिट के लिए, बट वो बनाएंगे नहीं, वो ओनर है, उन्होंने सिर्फ पेपर पे लिख के ले लिया कि हाँ ठीक है। मेहनत कौन करेगा, एक्स्ट्रा टाइम तक कौन काम करेगा, और प्रॉपर वेजेस भी नहीं मिलेंगी, किसी की क्या मजबूरी है, क्या छुट्टी है, वो सब भी नहीं देखा जाएगा। मेहनत कौन कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, या फिर जो वहाँ पे लोग जो लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और प्रॉफिट किसको मिल रहा है, फ्रूट्स किसको मिल रहे हैं, जो ओनर है उसको, है ना।
बट सोशलिज्म के अंदर ऐसा नहीं होगा कि एक बैठ के मेहनत करे और एक बैठ के खाए, वहाँ पे सब इक्वल हैं, सब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन गुड। सो ऑल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, नॉट फॉर प्राइवेट प्रॉफिट। यानी जो भी प्रोडक्शन होगा, उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो फेयर तरीके से होगा जिससे सबको बेनिफिट होए, कोई भी प्राइवेट प्रॉफिट ना हो किसी को, एक इंडिविजुअल को, ठीक है। ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म, यानी कि मार्क्स सेड सोशलिज्म इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म की तरफ पहला स्टेप जो है वो सोशलिज्म है, ठीक है। वे टोटल इक्वालिटी एंड फ्रीडम एग्जिस्ट। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म के अंदर आपको टोटल इक्वालिटी और फ्रीडम मिलेगी, कोई क्लास का गैप, कोई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कुछ नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखो सोशलिज्म हम अभी पढ़ के आए हैं, डेमोक्रेटिक हम जानते हैं, यानी कि ये डेमो से मिलके बना है, यानी कि लोगों से मिलके बना है ना। तो कुछ ऐसा कि सोशलिज्म भी हो और डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स होते हैं यानी रूल बाय द पीपल, वो भी हो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस डेमोक्रेसी यानी रूल बाय पीपल, एंड सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाए और उसमें काम क्या है? सबका भला करना, इक्वालिटी लेके आना और वेलफेयर करना, ठीक है। It aims to create a society where everyone gets equal opportunities but without taking away people's freedom and right, यानी कि एक ऐसा समाज, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि एक ऐसा समाज बनाना जहाँ पे हर किसी इंडिविजुअल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे किसी से किसी का राइट या फ्रीडम नहीं लिए गए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पीपल हैव द राइट टू वोट, चूज देयर लीडर्स एंड एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लोगों के पास राइट है कि वो वोट कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव को, है ना, और चूज कर सके अपने लीडर्स को, और उसके बाद लीडर्स सब काम करेंगे और लोग क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी रिड्यूस्ड, क्योंकि सोशलिज्म है यानी कि रिच और पुअर के गैप को यहाँ पे खत्म करने की बात हो रही है। एवरीवन शुड गेट फेयर चांसेस टू अर्न एंड लिव वेल, और हर किसी के पास अगर राइट्स हैं, फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी है, तो हर किसी के पास चांस है कि वो अच्छे से अर्न कर सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, द गवर्नमेंट वर्क्स टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इनइक्वालिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट काम करेगी और सोशलिज्म है तो वेलफेयर करेगी, तो क्या होगा? गवर्नमेंट काम करेगी, क्या? पॉवर्टी खत्म करेगी, सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानताओं को खत्म करेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को खत्म करेगी, जिससे कि जो पुअर है वो नहीं रहेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन रन इंडस्ट्रीज, यानी कि देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही जो है इंडस्ट्रीज, जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडस्ट्रीज को रन करेंगे, बट लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और जो बाकी के हैं उनको प्राइवेट सेक्टर्स। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी है। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट, द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू टेक केयर ऑफ पीपल्स नीड लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। बट जो मेन काम है गवर्नमेंट का वो क्या है? लोगों के लिए काम करना, उनके भले के लिए काम करना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, जैसे कि एजुकेशन, है ना, हर किसी के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना, और हेल्थ, हर किसी के पास एक्सेस होना हेल्थ का, और हाउसिंग यानी कि हर किसी के पास एक छत होना, ठीक है। नेक्स्ट है पीसफुल चेंज, चेंजेस इन सोसाइटी शुड कम थ्रू डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मेथड्स, नॉट थ्रू वायलेंस एंड रिवॉल्यूशन। अब कार्ल मार्क्स जो है ना, वो सोशलिज्म में रेवोल्यूशन की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आप कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में से ग्रेजुअल चेंजेस नहीं मान सकते कि भाई स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा, नहीं। वो तो कहते हैं कि सीधा आओ, यूनाइट हो, वायलेंस करो, कुछ भी करो, कैपिटलिज्म को हटाओ और सोशलिज्म को लेकर आओ। बट डेमोक्रेसी भी है यहाँ पे, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर वायलेंस और रेवोल्यूशन की जगह नहीं है। यहाँ पे आप पीसफुल तरीके से यानी डेमोक्रेटिकली जो है चीजों को आगे चलाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑन एडमंड बर्ग एज अ कंजर्वेटिव थिंकर। देखो कंजर्वेटिज्म हम सब जानते हैं क्या होता है, या कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मत करो, और अगर चीज़ें बदलनी भी हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस के साथ बदलो। इसको बहुत एक रिलेटेबल से एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे यहाँ तो शादियाँ होती हैं आज के टाइम पे तो इवेंट्स बन गए हैं, है ना। इसके अलावा आप कहो कि डेस्टिनेशन वेडिंग होती हैं,
है ना। तो आप अगर देखोगे तो कुछ लोग होते हैं उनमें आज भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा रूट से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई अपने रिलेटिव्स को लेकर डेस्टिनेशन वेडिंग करके आ गए, कोई बुराई नहीं है, उनकी मर्जी है, जो करना है करें, है ना। हर किसी के पास फ्रीडम है, राइट्स हैं, इक्वालिटी, सब सारी चीज़ें हैं। बट कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो काफ़ी कंजर्वेटिव है, जो कहते हैं कि नहीं, जो विदाई है वो लड़की के घर से ही होनी चाहिए, जो फेरे हैं घर पे ही होने चाहिए, है ना। फिर और भी सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी रस्म रीति रिवाज, वो सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कंजर्वेटिव कि बिल्कुल ही ऐसे मत हो कि बिल्कुल ही घर छोड़ के इतनी दूर जाके तुम शादी वादी कर रहे हो। अपने जो फंक्शंस है वो घर पे कर लो, जो मेन मेन रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद अपना बाहर जाओ, जो फंक्शंस करने सबको गैदर करके और कर लो, है ना। तो ये कह रहे हैं एडमंड वाज अ फेमस पॉलिटिकल थिंकर फ्रॉम इंग्लैंड। एडमंड एक बहुत फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे एंड he was from England. He is known as the father of modern conservatism. Modern conservatism के father हैं ये. He believed in slow and peaceful changes, respect for traditions and stability in society. ये कहते हैं कि भाई देखो चेंज तो आएगा और वो नेसेसरी भी है, बट एक सडन चेंज से अच्छा है आप स्लो और पीसफुल चेंज के साथ साथ चलो, जिससे कि क्या होगा, आप ट्रेडिशंस को भी रिस्पेक्ट करोगे और समाज में स्टेबिलिटी भी रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब स्लो चेंज होता है ना तो स्टेबिलिटी रहती है, सडन चेंज होता है तो रिवोल्यूशंस होते हैं, वायलेंस होती है, केओस वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, यानी कि बुर्क बिलीव्ड दैट ओल्ड कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस शुड बी रिस्पेक्टेड बिकॉज दे गाइड सोसाइटी वाइजली। अब ये कह रहे हैं, इनका ये मानना है एडमंड का कि जो हमारे पुराने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो इतनी वाइजली चल रही है ना, वो उन्हीं की कुछ देन है जो चल रही है ना। नेक्स्ट है ग्रेजुअल चेंज। ही वॉज नॉट अगेंस्ट चेंज, तो देखो वो चेंज के खिलाफ नहीं है, चेंज जरूरी है, बट सेड इट शुड बी स्लो एंड केयरफुल, नॉट सडन और वायलेंट। अगेन वही चीज कि स्लो और केयरफुल चेंज करो, सडन चेंज मत करो, है ना। Opposition to revolution. He criticized the French Revolution because it destroyed old institution and caused chaos. अभी कह रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया इन्होंने कहा इसने तो सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया, पुराने इंस्टीट्यूशन और सब कुछ, है ना, एरिस्टोक्रेसी वगैरह और इधर उधर की जो चीज़ें थी सब कुछ ही खत्म हो गई थी, राइट। और उसके बाद फिर कितनी ख़राब सिचुएशन हो गई थी, तो उसको ये बिल्कुल खिलाफ है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी। इनका कहना है कि जो रिलीजन है और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वही सोसाइटी को डिसिप्लिन और स्टेबल बना के रखती हैं, है ना। सो ही थॉट रिलीजन एंड मॉरल वैल्यूज़ आर नेसेसरी टू कीप सोसाइटी स्टेबल एंड डिसिप्लिन, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो जो मॉरल वैल्यूज़ ही हैं जो एक फैमिली के अंदर एक पीसफुल ऐसे माहौल सा बना के रखती हैं। वरना आप देखो कि अगर जो बच्चे हैं अगर वो अपने पेरेंट्स से बहुत ऐसे रूडली बात करेंगे कुछ भी, तो फिर घर में कौन ही एक दूसरे से बात करना पसंद करेगा। तो जो सबसे सेफेस्ट प्लेस आप कह सकते हो शायद है आपके लिए घर, वो भी फिर अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो मॉरल वैल्यूज़ और रिलीजन को साथ लेके चलना चाहिए, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है बिलीव इन सोशल ऑर्डर। Society should be well organized and everyone should follow their duties and responsibilities. ये कहते हैं सोसाइटी को ऐसे वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और हर कोई अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए, ठीक है। प्रैक्टिकल विजडम। He trusted experience and practical knowledge more than abstract theories और new experiment. ये कहने कि new experiments को ये थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं और जो practical knowledge है उसको। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको अगर दूँ, आप कहीं बाहर से थक के अपने घर पे आए हो और आपको एक पर्टिकुलर जो है आपको वही एक मग में और वैसी ही कॉफ़ी पीने की आदत है। आपने किसी को बोला और आपके घर में आपको वैसी कॉफ़ी वो नहीं मिली, किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको दे दिया, ठीक है। तो आपका जो भी जो गुस्सा होगा, थकान होगी, वो उस इंसान के ऊपर उतर जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया और वो अचानक से किया। तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा आउट था हमारे टॉपिक से एग्जाम्पल, बट ठीक है। तो यहाँ पे ये वही कह रहे हैं कि नए एक्सपेरिमेंट से बेटर है जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस से, ट्रस्टेड एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल नॉलेज से वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिज्म। अभी हम बिल्कुल पढ़ के आए हैं, वही है। Conservatism is a belief or idea that says we should protect old traditions, customs, and value instead of changing everything quickly. Conservatives believes that slow and careful change is better than sudden change. ये कह रहे हैं भाई कि जो कंजर्वेटिज्म है ये एक ऐसा बिलीफ है, यानी कि ये एक ऐसा आइडिया है जो कि कहता है कि हमें अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अचानक से सब कुछ चेंज नहीं कर देना चाहिए क्विकली, राइट। और कंजर्वेटिव्स का ये भी मानना है कि स्लो और केयरफुल चेंज जो है वो बेटर है देन सडन चेंज।
फर्स्ट अगेन सेम चीज़ है, मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ देती हूँ, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन यानी ओल्ड कस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमें उनको बचा के रखना चाहिए। स्लो चेंज यानी कि चेंजेस शुड हैपन ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए, रेवोल्यूशन या वायलेंस से नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, यानी सोसाइटी वर्क्स बेस्ट व्हेन देयर इज पीस, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी। सोसाइटी अच्छा काम करती है जब डिसिप्लिन, पीस और स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, रहती है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड मोरालिटी, सो दीज गिव्स पीपल मॉरल गाइडेंस एंड हेल्प कीप सोसाइटी स्ट्रॉन्ग। रिलीजन मोरालिटी हमें हेल्प करते हैं, मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सोसाइटी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। एक्सपीरियंस ओवर थ्योरी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज मोर ट्रस्टवर्दी देन न्यू और अनटेस्टेड आइडियाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटलिज्म। देखो, इस पे बढ़ने से पहले मैं बताती हूँ, फंडामेंटलिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप अपने रिलीजन में इतना ज़्यादा चले जाते हो, ठीक है, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही, मैं रिलीजन की बात कर रही हूँ, दोनों में डिफरेंस है। तो जब आप अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डीप चले जाते हो कि आप हर एक टेक्स्ट को रियलिटी में अप्लाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। बट जब हम फंडामेंटलिज्म की बात कर रहे हैं तो आप इसको कट्टर शब्द से जोड़ सकते हो, मैं आगे इसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फंडामेंटलिज्म मीन स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ओल्ड रिलीजियस बिलीफ्स एंड रूल्स। फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है जब आप अपने पुराने रिलीजियस बिलीफ्स और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। आप कहोगे कि मैम इसमें बुराई क्या है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो। देखो, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म के लिए बोला था ना कि आप नेशनलिज्म को उस पीक तक मत लेके जाओ कि आपको दूसरे देशों से नफरत होने लगे। ऐसे ही फंडामेंटलिज्म में होता है कि आपको लगता है आपका रिलीजन सही है, हर एक चीज सही है, और बाकी जो सब हैं जो आपके रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे वो सब बेकार है, ठीक है। तो फिर वहां पे आप चेंज लाने की कोशिश करते हो और वो पीसफुल चेंज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अभी कह रहे हैं फंडामेंटलिस्ट बिलीव दैट द रिलीजन्स टीचिंग्स आर कम्प्लीटली ट्रू एंड मस्ट नेवर बी चेंज और क्वेश्चन। जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं ना, इनकी कुछ ऐसे आइडियोलॉजी, विचारधारा ऐसी बन जाती है कि जो हमारी टीचिंग्स में है बिल्कुल वही सच है, बिल्कुल वही सत्य है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं चाहिए और कोई हमें इसमें क्वेश्चन ना कर दे, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ, यानी कि फंडामेंटलिस्ट फॉलो देयर होली बुक्स रिलीजियसली, रिलीजियस लॉज वेरी स्ट्रिक्टली। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से जो उनकी होली बुक्स हैं उनको फॉलो करते हैं और अपने लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपोजिशन टू चेंज, दे रिजेक्ट मॉडर्न आइडियाज एंड डू नॉट वांट टू चेंज ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। वो बिल्कुल भी मॉडर्न आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते और वो रिजेक्ट कर देते हैं और वो अपनी ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है लिटरल इंटरप्रिटेशंस, दे टेक द वर्ड्स ऑफ देयर होली टेक्स्ट लिटरली एग्जैक्टली एज दे रिटन। जो चीज़ जैसी लिखी है वो उसको बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं। वन ट्रू रिलीजन, दे बिलीव दैट देयर रिलीजन इज द ओनली करेक्ट पाथ एंड अदर्स आर रॉन्ग। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब आप ये मान लो कि सिर्फ आपका ही रिलीजन करेक्ट है, बाकी सबका गलत है, तो ये पीसफुल बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। कंट्रोल ओवर लाइफ, दे वॉन्ट रिलीजन टू गाइड ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। देखो, आप इतने अपने रिलीजन मान रहे हो, अपने ऊपर पूरी तरीके से लागू कर रहे हो, वो ठीक है, बट जब आप बाकी पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके हिसाब से चले तो ये पॉसिबल नहीं है, और इससे फिर क्या होता है, इससे फिर वो केओस वाली सिचुएशन आती है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोल ओवर लाइफ, ये चाहते हैं पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सोसाइटी, हर एक जगह इनके रिलीजन में जो लिखा है या फिर जो ये चाह रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें चलें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, बट आपकी जो बुक है उसमें दिया हुआ है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और हिंदू फंडामेंटलिज्म भी दिया हुआ है ना, क्रिश्चियन भी, सिख भी, मतलब सारे दिए हुए हैं। तो अगर उसके पर्सपेक्टिव से आएगा तो आप वो लिख देना, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा कॉमन करके आना, है ना, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस चीज़ को उस तरीके से नहीं बताना चाह रहे हो, बट शायद जो आपकी कॉपी चेक करे वो थोड़ा गलत ले ले, तो क्यों अपने आप को नंबर कटवाने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही ऐसे न्यूट्रल होके पेपर लिख के आना, ठीक है। मैंने काफ़ी देखा है कि जो बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा ही ओवर लिखे आते हैं किसी एक चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू मॉडर्न वैल्यूज, दे ऑफन अपोज साइंस एंड मॉडर्न कल्चर और लिबरल आइडियाज दैट गो अगेंस्ट देयर फेथ। तो ये फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो साइंस को, मॉडर्न कल्चर को, लिबरल आइडियाज को, हर एक चीज़ को नकार देते हैं जो उनके फेथ के खिलाफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। देखो, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आप अपने कंट्री से बहुत प्यार करते हो और आप ऐसे मतलब लोगों के बीच में रहते हो जो शेयर करते हैं कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, और जो एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और खुद को गवर्न करते हैं,
ठीक है. सो नेशनलिज्म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री एंड द बिलीव दैट पीपल हु शेयर द सेम कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री शुड लिव टुगेदर इन वन नेशन एंड गवर्न देमसेल्फ. ओके. फर्स्ट है कॉमन आइडेंटिटी, यानी वो लोग जो एक नेशन में रहते हैं उनकी कॉमन आइडेंटिटी होती है. सो पीपल बिगिन टू फील दैट दे शेयर द सेम लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन. दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ यूनिटी. आप किसी भी दूसरे देश में जाते हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक इंडियन हो. ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है. Freedom from foreign rule. So many countries were under the control of foreign powers. The desire for independence and made people unite under nationalism. जब भी आप foreign powers के कंट्रोल में होते हो तो वो जो डिज़ायर होती है कि हमें इनसे आज़ादी पाके और खुद से अपना हंस बोल के खेल के रहना है, वो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, वो आपको यूनाइट करती है. और मैं बताऊं, क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है तो ऐसा माना भी जाता है दैट इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, हमारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है. ठीक है. नेक्स्ट है, और जो कि अगेन नेशनलिज्म की वो फीलिंग को लेकर आती है. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ रेवोल्यूशंस. रेवोल्यूशंस लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 स्प्रेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. दीज हेल्प्ड नेशनलिज्म ग्रो. तो अगर बात करें जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं 1789 में, वहाँ पे भी हमें देखा था कि लोगों के बीच में बहुत लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ऐसे भाईचारे वाली चीज़ें थी जिसकी वजह से वो ग्रो हो पाई. ठीक है. नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया. न्यूज़पेपर, बुक्स एंड स्कूल स्प्रेड आइडियाज अबाउट नेशनल प्राइड एंड फ्रीडम. और इन आइडियाज़ को कौन स्प्रेड कर रहा है? न्यूज़पेपर, बुक्स और स्कूल्स. ठीक है. अगला है इकोनॉमिक फैक्टर्स. ट्रेड एंड इंडस्ट्री कनेक्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स मेकिंग देम फील पार्ट ऑफ वन नेशन. यानी कि बोला ट्रेड और इंडस्ट्री भी लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं, उनको एक नेशन का हिस्सा है वो बताती है. नेक्स्ट है लीडर्स एंड मूवमेंट्स. जो नेशनल लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे वो भी काफ़ी हमें इंस्पायर करते हैं, कि वो जैसे अगर हम बात करें भगत सिंह जी की, है ना, सुखदेव जी की, राजगुरु जी की, इन सब की, चंद्रशेखर आज़ाद की, तो ये सब कहीं ना कहीं जब भी हम इनका नाम सुनते हैं तो हमें वो नेशनलिज्म वाली चीज़ें सारी याद आ जाती है ना, नेशनल यूनिटी वाली, या कैसे फाइट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, सारी चीज़ें. ठीक है. तो ये है नेशनलिज्म. ब्रीफली एक्सप्लेन द नेशनलिज्म एंड डिस्कस कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ नेशनलिज्म. अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है. ठीक है. ये अभी हम रीड करके आए हैं तो मैं इसको जल्दी से पढ़ देती हूँ. नेशनलिज्म मीन्स लव, लॉयल्टी एंड प्राइड फॉर वंस कंट्री. It is the feeling that people who share the same culture, language and history should live together and rule themselves. Nationalism unites people to work for their nation's progress and freedom. मेन फीचर्स की बात करें तो देखो, पहला है यूनिटी, यानी कि लोग काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन को हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. ठीक है. सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि एक डिज़ायर होती है यहाँ पे कि आप इंडिपेंडेंट रहें, आप इंडिपेंडेंट नेशन रहें, है ना, कोई फॉरेन रूल ना हो. ठीक है. नेक्स्ट है, थर्ड है नेशनल प्राइड, यानी कि बहुत रिस्पेक्ट और लव है यहाँ पे, है ना, प्यार है अपने देश को लेके, और इवन फ्लैग को लेके, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, हर चीज़ को लेके. अगला है कॉमन आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन. अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी ऐसे कहीं पर नेशनल एंथम हो रहा होता है और आप वहाँ से पास करो या फिर वहाँ पे खड़े भी रहो, कुछ भी या सुनो, तो ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, नेचुरली, है ना. तो नेक्स्ट है अगेन कॉमन आइडेंटिटी, यही था. नेक्स्ट है पेट्रियोटिज्म, यानी विलिंगनेस टू वर्क एंड सेक्रीफाइस फॉर द नेशंस वेलफेयर, है ना. इवन जो लोग, मैं बताऊं कि जो आर्मी में भी जाते हैं, नॉट इवन आर्मी, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं. अगर मैं बताऊं कि बाकी अगर जो डॉक्टर्स हैं उनको भी देखो कि कोविड के टाइम पे उन्होंने कितना 24 घंटे भी काम किया, उससे ज़्यादा भी काम किया है लोगों को सही रखने के लिए, है ना, कंट्रीब्यूशन के लिए. टीचर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं. एक टीचर अपनी लाइफ में हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, ऑनलाइन तो लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहा है ना. तो उन करोड़ों में से, लाखों में से कोई 10,000 बच्चे तो होंगे ना जिनके मन में ये चीज़ आएगी कि हाँ यार, मतलब उन मैम ने, उन सर ने कुछ ऐसा हमें बताया था, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सर्व करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें, राइट. नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डेवलपमेंट इन नेशनलिज्म. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल आइडेंटिटी. तो इसके एक एग्जांपल देके समझाती हूँ. मान लो कि जो अरिजीत सिंह है, ठीक है, वो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाके उनका कोई कॉन्सर्ट है, तो वहाँ पे जब वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो मतलब वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. अगर वो वहाँ पे अपनी आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वो सिंगिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री को, हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना. कैसे कर रहे हैं? जब वो जाएंगे तो वो सबसे पहले ऐसे स्टेज को ऐसे सर पे ऐसे, मतलब ऐसे छुएंगे हाथ से,
है ना। तो वो दिखाती है हमारी कंट्री की वैल्यूज कि हम जहाँ खड़े हैं उस चीज को भी हम कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया की अगर बात करें, कंट्रीज बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ग्लोबली, बट पीपल स्टिल वैल्यू देयर नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चर, ठीक है। राइज ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, मेनी ग्रुप्स आर फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग देयर लोकल लैंग्वेज, बहुत सारे जो ग्रुप्स है वो काम कर रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन को बचाने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो सम कंट्रीज प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स। तो हमारे देश में आज के टाइम पे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि हम जो फॉरेन गुड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहें। अगला है पॉलिटिकल मूवमेंट्स। New nationalist movement have appeared in different parts of the world demanding autonomy और independence. Political movements भी होते हैं जो autonomy के लिए डिमांड रखते हैं, है ना, independence की डिमांड रखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मॉडर्न नेशनलिज्म ऑल्सो सपोर्ट्स पीस। जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो पीस को सपोर्ट करता है, वो कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको अपनी कंट्री के लोगों को सेफ रखना है और अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है तो आपको पीस की सहारे ही, वो शांति के सहारे या हार्मनी के सहारे ही आप उसको अचीव कर पाओगे, उस ग्रोथ को, उस डेवलपमेंट को, ठीक है, वरना तो दूसरे देशों से लड़ाई में रह जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एलैबोरेट अपॉन द मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रिटिक। देखो, मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब होता है जब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, बट आप सब एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हो और अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म मीन्स लिविंग टुगेदर पीसफुली विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। इट रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी एंड प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग ऑल कल्चरल ग्रुप्स इन सोसाइटी। यानी कि आप अपने कल्चर को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप सामने वाले के कल्चर को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और बहुत इक्वालिटी होती है यहाँ पे, कोई ऐसा अपने कल्चर को बड़ा नहीं दिखा रहा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, फर्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। मेनी कल्चर्स, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस एग्जिस्ट टुगेदर इन वन सोसाइटी। अगर हम बात करें, अगेन अभी मैंने आपको बताया था ना कि इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि भारत में जो डाइवर्सिटी है उसको हम अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, क्योंकि बहुत यूनिटी है, इतने सारे अलग अलग कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल एक साथ रह रहे हैं, है ना। इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, ऑल कल्चरल ग्रुप्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड गिवन द सेम राइट। हर कल्चरल ग्रुप के पास सेम राइट्स है और सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कल्चर, यानी कि लोग फ्री हैं कि वो अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, वो अपने कस्टम्स, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल्स को फॉलो कर सकते हैं, वो किसी भी कल्चर से हो, ठीक है। नेक्स्ट है टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। It teach people to accept and understand differences rather than reject them. तो देखो, मल्टीकल्चरलिज्म हमें सिखाता है कि हम इसे दूसरे के कल्चर को ना रिजेक्ट नहीं कर सकते। हमारे में ऐसा नहीं होता तो हम क्यों आसपास ही चीज़ें होने दें, नहीं, आपके में नहीं होता बट उनके में चीज़ें होती हैं, तो आप उसको रिस्पेक्ट करो, आप उसको एक्सेप्ट करो रादर देन आप उसको रिजेक्ट करो, ठीक है। रिजेक्ट करोगे फिर खामखा लड़ाइयाँ होंगी और इंस्टेबिलिटी आएगी, एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर एकदम शांति वाला माहौल रहेगा, है ना, स्टेबिलिटी रहेगी, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ये सब। नेक्स्ट है सोशल हार्मनी। इट एम्स टू क्रिएट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज। अभी हमने यही पढ़ा है, शांति बनी रहेगी, कोऑपरेशन रहेगा कल्चरल कम्युनिटीज में। गवर्नमेंट सपोर्ट, लॉज एंड पॉलिसीज आर मेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड प्रमोट इंक्लूजन, यानी लॉज और पॉलिसीज यहाँ पे बनाए जाते हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्रिटिक्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है मल्टीकल्चरलिज्म का। फर्स्ट है लैक ऑफ यूनिटी, यानी कि टू मच फोकस ऑन डिफरेंसेस कैन वीकन नेशनल यूनिटी। अगर आप डिफरेंसेस पे इतना ध्यान दोगे तो नेशनल यूनिटी वीक पड़ जाएगी, है ना। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा देखोगे ना कि ये वाले लोग इनसे कितने अलग हैं, राजस्थानी पंजाबी से कितने अलग हैं, जो साउथ के लोग हैं वो नॉर्थ से कितना अलग हैं, तो इससे क्या होगी, नेशनल यूनिटी वीक पड़ जाएगी। जैसे भी महाराष्ट्र में भी लैंग्वेज को लेके हुआ था, हमारे देश के लोग हमारे देश में, हमारे देश के एक राज्य में ऐसे एक दूसरे के साथ कर रहे थे, और ये सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अब यहाँ को ये मत बोलना कि मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल क्यों ले लिया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी एक रिलीजन का एग्जाम्पल लेती हूँ तो मैम यही रिलीजन क्यों, बिहार बोल दिया तो मैम बिहार क्यों, राजस्थान बोल दिया तो राजस्थान क्यों। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल्स की तरह ही लिया करिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा
यानी कि डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे तो यूनिटी वीक होगी और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, यानी समटाइम डिफरेंट कल्चर वैल्यू में क्लैश और कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो क्या होगी, क्लैशेस होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और देश जो है वो बनने की बजाय टूट जाएगा, है ना। फेवरेटिज्म, सम पीपल फील द गवर्नमेंट, कुछ लोग ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल राइट्स देती है माइनॉरिटी ग्रुप्स को, तो वहां पे भी फिर क्लैशेस होते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर इमिग्रेंट्स टू फुली अडॉप्ट और मिक्स इनटू द मेन सोसाइटी। मल्टीकल्चरलिज्म में क्या होता है, जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो हमारी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी की जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट टू नेशनल आइडेंटिटी, क्रिटिक्स सेज मल्टीकल्चरलिज्म में रिड्यूस द कंट्रीज कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे वही है कि एक कंट्री की जो कॉमन नेशनल आइडेंटिटी है उसको भी कभी कभी ऐसा थ्रेट होता है कि मतलब ऐसा हो कि हमारे देश के लोग आपस में ही इनकी नहीं बन रही और किसी दूसरे देश में गए हैं, वहाँ पे जाके कोई कह रहा है इंडिया, तो वो कह रहे हैं नहीं आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट। अरे भाई है तो वो भी इंडिया से ही ना, मेन तो इंडिया में ही हो ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिटिकली एग्जामिन मल्टीकल्चरलिज्म लिबरलिज्म इंटरफेस। मल्टीकल्चरलिज्म हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है और लिबरलिज्म लिबर वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है फ्री, फ्रीडम। कुल मिला के जो लिबरलिज्म है ये एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म में ये पूरे ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप देखते हैं इनके बीच का, कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगे कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। सो लिबरलिज्म बिलीव्स इन इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन। लिबरलिज्म बात करता है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम की, इक्वालिटी की, ह्यूमन राइट्स की। मल्टीकल्चरलिज्म मानता है कि अलग अलग कल्चर्स को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, अलग अलग रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और अलग अलग ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। द टू आइडियाज ऑफन गो टुगेदर, अक्सर ये एक साथ चले जाते हैं बट कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। फर्स्ट है कॉमन गोल फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यानी कि दोनों ही सपोर्ट करते हैं, बोथ सपोर्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी। लिबरलिज्म कहता है कि इंडिविजुअल के पास राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम इक्वालिटी होनी चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि ये जो राइट्स हैं ये पूरे ग्रुप के पास होने चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, लिबरलिज्म रिस्पेक्ट करता है पर्सनल चॉइस की, एक इंडिविजुअल की चॉइस की, कि उसके पास फ्रीडम है कि वो कुछ भी चूज कर सकता है। मल्टीकल्चरलिज्म इसमें थोड़ी और रिस्पेक्ट ऐड करके बोलते हैं कि ये पूरे कल्चरल ग्रुप को दे दो, है ना। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, बोथ वांट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट। दोनों ही चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो और हर किसी को फेयर ट्रीट किया जाए। बट टेंशन आ गई इनके बीच में। टेंशन क्या है इन दोनों के बीच में, इंडिविजुअल की बात कौन कर रहा है, लिबरलिज्म, ग्रुप राइट्स की कौन बात कर रहा है, मल्टीकल्चरलिज्म, है ना। हाँ, सो ये कह रहे हैं लिबरलिज्म फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, जो लिबरलिज्म है वो फोकस करता है इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, बट जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो अक्सर फोकस करता है ग्रुप के राइट्स के ऊपर। तो कभी कभी इनके बीच में क्लैश हो जाता है, ठीक है। मान लो एक ग्रुप है और वहां पे उस ग्रुप के अंदर 8 लोगों का ग्रुप है, तो एक जना उसमें से कुछ अलग ही चाल चल रहा है ना, अलग ही जा रहा है। तो जो मल्टीकल्चरिज्म वाले सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे कि भाई तुम एक ग्रुप के मेंबर हो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, ना कि ऐसे। और वहीं पे जो एक लिबरलिज्म वाले जो सपोर्टर हैं, जो लिबरलिस्ट हैं, वो आ जाएंगे और वो कहेंगे जो लिबरल्स हैं कि नहीं भाई एक इंडिविजुअल के पास राइट है, वो कुछ भी करे कुछ भी ना करे। तो उनके लिए तो वो एक इंडिविजुअल को राइट दिला रहे हैं, बट मल्टीकल्चरिज्म वालों के लिए वो उनका ग्रुप तोड़ रहे हैं, तो क्लैश हो गया ना। अगला है कल्चरल प्रैक्टिस वर्सेस लिबरल वैल्यूज, यानी कि कुछ जो कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं वो लिबरल वैल्यूज के खिलाफ जाते हैं कभी कभी, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है इक्वालिटी वर्सेस डिफरेंसेस, लिबरलिज्म वांट्स एवरीवन टू बी ट्रीटेड द सेम, वाइल जो मल्टीकल्चरिज्म है वहां पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। National unity problem, too much focus on cultural differences can create division in society which liberalism tries to avoid। liberalism चाहता है कि society divide ना हो और फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, जस्टिस हो। और मल्टीकल्चरिज्म वाले क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस के अंदर। ये नहीं देखते कि हम कैसे सेम हो सकते हैं, ये देखते हैं कि हम कैसे अलग हो सकते हैं। अच्छा खाना पीना अलग है, अच्छा लैंग्वेज अलग है, अच्छा कपड़े अलग हैं, कल्चर अलग है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन फैसिस्ट वर्ल्ड व्यू और फैसिज्म, ठीक है। हिटलर की बात करेंगे थोड़ी सी। देखो फैसिस्ट वर्ल्ड व्यू क्या होता है, ये कहते हैं कि हर चीज पे सिर्फ एक इंसान का कंट्रोल है या एक गवर्नमेंट का कंट्रोल है बस, और कोई कुछ नहीं है। फैसिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडिया दैट बिलीव्स इन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं कि इनके देश के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, एंड टोटल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, किसी के पास एक थोड़ा सा भी राइट नहीं है, ठीक है।
इट रिजेक्ट्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ये कि लोगों का रूल नहीं होना चाहिए। गिव्स ऑल पावर टू वन लीडर और वन पार्टी, सारी जो पावर है वो जाएगी वन पार्टी, एक पार्टी के पास या फिर वन लीडर के पास। और ये शुरू हुआ था, इसकी जो ये फैसिज्म है ना, इसकी शुरुआत हुई थी बेनिटो से, जो कि इटली में थे 20th सेंचुरी में, और उसके बाद फिर द फेमस हिटलर्स जर्मनी। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के स्ट्रॉन्ग लीडर। ये कह रहे हैं जो फैसिज्म है उनका मानना है, मतलब जो फैसिस्ट है उनका ये मानना है कि एक पावरफुल लीडर जो है वो जरूर होना चाहिए जो कि पूरी कंट्री को कंप्लीटली कंट्रोल करे। सो फैसिज्म बिलीव्स वन पावरफुल लीडर शुड कंट्रोल द कंट्री कंप्लीटली। नेक्स्ट है नो डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई स्पीच नहीं देगा, कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं होगा, जो करता धरता हरता है वो सब हम ही हैं। सो इट अपोजेज इलेक्शंस, फ्री स्पीच एंड पॉलिटिकल ऑपोजिशंस। नेक्स्ट है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। जो फैसिस्ट है इनका मानना है कि इनका नेशन, इनकी रेस सबसे सुपीरियर है, बाकी सब कोई कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, कि जो गवर्नमेंट है वो मीडिया कंट्रोल करेगी, एजुकेशन कंट्रोल करेगी, इकोनॉमी कंट्रोल करेगी और लोगों के थॉट्स को भी कंट्रोल करेगी, है ना। मीडिया, एजुकेशन, इकोनॉमी, यहाँ तक कि लोगों के थॉट्स को भी यही कंट्रोल करेंगे। यूज ऑफ फोर्स, ये फैसिज्म वाले जो है ना, ये फैसिस्ट वाले जो है, फैसिस्ट ये सपोर्ट करते हैं वायलेंस को, कि पावर में रहने के लिए फियर बहुत ज़रूरी है, लोगों के अंदर डर बिठाना बहुत ज़रूरी है, वायलेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए पनिशमेंट भी बहुत ऐसे खतरनाक सी दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी कम्युनिस्ट। तो ये बिल्कुल ही सोशलिज्म और कम्युनिज्म के खिलाफ है, जहाँ पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द टर्म फेमिनिज्म एंड एन्यूमरेट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। अब बात करेंगे फेमिनिज्म के बारे में, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में। देखो, जो वर्ड है फेमिनिज्म वो एक लैटिन वर्ड फेमिना से बन के आया है या बना है, ठीक है, या मिला है, जिसको हम बोलते हैं वुमेन, जिसका मतलब होता है वुमेन। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट यूज इन द लेट 19th सेंचुरी इन फ्रांस इन यूरोप। फ्रांस और यूरोप में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 19th सेंचुरी के अंदर। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, जब भी हम फेमिनिज्म में फेमिनिस्ट की बात करते हैं ना, तो आज के टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही अलग है। वो अगर असल में आप फेमिनिज्म में फेमिनिस्ट की बात करो तो वो नहीं है, वो चीज़ें बहुत ही ट्रैक से हट गई हैं। उस टाइम पे जो बातें होती थी, जो डिमांड्स रखी जाती थी, वो होती थी रियल फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म वाली बातें। ठीक है, अब मैं यहाँ बहुत फेमिनिस्ट सपोर्टर भी नहीं हूँ, मैं एंटी फेमिनिस्ट भी नहीं हूँ, मैं बस अपने व्यूज़ रख रही हूँ, आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो फेमिनिज्म है ना, उन्होंने मूवमेंट शुरू करा किस लिए, विमेंस राइट के लिए, है ना, स्पेशली कि भाई विमेंस को एजुकेशन मिले, इक्वालिटी। अच्छा देखो, ऐसे हुआ कि दलित्स के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर थे और जो बाकी जो हमारे लोग थे जैसे ज्योतिराव फूले और ये सब, इन सब ने आवाज़ उठाई। ठीक है, ऐसे ही जो ट्राइबल्स थे उनके लिए भी किसी ने आवाज़ उठाई, है ना। ऐसे ही जो पुअर थे उनके लिए भी कार्ल मार्क्स ने आवाज़ उठाई। तो ऐसे जो उस टाइम पे विमेंस की सिचुएशन थी, कंडीशन थी, जो भी चीज़ें थी, उनके लिए भी बहुत सारे लीडर्स और सब ने आवाज़ उठाई। इवन इंडिया में भी अगर बात करें तो सती प्रथा खत्म करना हो, विडो मैरिज हो, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट थे, है ना। क्योंकि पहले के टाइम पे जो विमेंस थी, जो स्लेव्स थे और जो पुअर या इलिटरेट लोग थे, है ना, उनको वोट भी देने का अधिकार नहीं था। तो उस टाइम पे जो फेमिनिज्म, ये जो कंसेप्ट है, ये शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पे बात करी गई, वहाँ पे मूवमेंट किया गया कि भाई विमेंस के पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए, जैसे एजुकेशन का एक्सेस होनी चाहिए, है ना, एक्सेस होना चाहिए कि भाई उनको भी एजुकेशन मिल सके, इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि उनके पास भी राइट टू वोट होने चाहिए। भाई एक देश के अंदर जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो सिर्फ मेन को कंट्रोल नहीं करेगी, यानी उनके लिए काम नहीं करेगी, कंट्रोल नहीं, उनके लिए काम नहीं करेगी, वो विमेंस के लिए भी इक्वली काम करेगी। तो फिर उन्हें भी तो अधिकार है ना अपना रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वो इलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए, है ना, वोट करने के लिए। लेटर इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ फाइट फॉर इक्वल राइट्स। उसके बाद ये पूरी दुनिया भर में फैल गया, क्योंकि अब पूरी दुनिया भर की जो विमेंस थी वो अवेयर हो गई कि भाई हमें भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए और हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ठीक है, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। पहली है लिबरल फेमिनिज्म। अब जो इनके शुरू के वर्ड है ना, आपको ये पकड़ने हैं। ठीक है, लिबरल हमें पता है फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। सो जो लिबरल फेमिनिज्म है, इनका मानना है इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, बिलीव्स इन इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन,
और वो इक्वालिटी कैसे मिलेगी? थ्रू लॉज, कानून बनने चाहिए कि भाई मेन और वुमेन इक्वल हैं, एजुकेशन मिलनी चाहिए दोनों को इक्वल, और रिफॉर्म्स जो हो जहाँ पे ज़रूरत है वो करे जाएं, ठीक है। वॉन्ट्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, नॉट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, बस इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज चाहिए। कोई नहीं कर रहा है ये बोल रहा है कि आप मेन से अधिकार छीन के वुमेन को दे दो, नहीं, बस जो मेन के पास है वो आप वुमेन को भी दे दो, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म ये बिल्कुल पेट्रियार्की के खिलाफ है, पैतृक समाज के खिलाफ है। ये बोलते हैं कि जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेटिव सोसाइटी, ये ही गलत है क्योंकि यहाँ पे हमेशा विमेंस को दबाया जाता है। तो ये बोलते हैं कि एकदम हमें ना रेडिकल यानी कि बहुत डीप सोशल चेंज चाहिए। जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म कर दो कि जो मेल और फीमेल है दोनों ऐसे बिल्कुल ऐसे इक्वल हुए, है ना, कोई बड़ा ना हो, कोई डोमिनेटिंग ना हो। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है? अगेन देखो ये इकोनॉमी की बात करेंगे, राइट, क्योंकि मार्क्सिज्म सोशलिज्म में हमने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पढ़ा है। सो कनेक्ट्स विमेन्स ऑपरेशन विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन कैपिटलिज्म, बिलीव्स विमेन्स फ्रीडम नीड बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, ठीक है। कल्चरल फेमिनिज्म क्या है? Emphasize the value of women's qualities like care, love and cooperation. Says these should be respected, not seen as weak. देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई women's की जो qualities हैं जैसे केयर करना, लव करना, कॉपरेशन, इनको रिस्पेक्ट करें, ना कि इनको वीक समझा जाए। ये कुछ ऐसे है कि बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं ना वो स्टीरियोटाइप्स और प्रिजुडिस की वजह से हैं जो कि हमारे समाज ने, सोसाइटी ने बनाए हैं। बट नो डाउट कि नेचर ने अलग बनाया है क्योंकि मेंस थोड़े से मस्कुलिन होते हैं और जो विमेन्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं। अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, अगर रिलेट कर पाओ, कि अगर जो एक छोटा बेबी है वो अगर उसकी जो मदर है वो उसके पास है, वो उसकी केयर कर रही है, तो वो जो मदर क्या करेगी, एक छोटे बेबी को ऐसे कडल करेंगी, है ना, ऐसे उसको सहराएंगी, सहलाएंगी, जो भी ये वर्ड होता है ना, और उसको ऐसे प्यार करेंगी सब। और वहीं जो फादर है वो ऐसे उसको कंधे पे बिठा के चल देंगे सैर कराने के लिए, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। जो एक विमेन है वो इमोशनल साइड पे लव और केयर कर रही है, जो फादर है वो उसको स्ट्रांग बनाना चाह रहा है दुनिया से लड़ने के लिए, है ना। तो नेचर ने थोड़ा डिफरेंस रखा है बट हमारे समाज ने तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस रखा है। तो ये वही बोल रहे हैं कल्चरल फेमिनिज्म वाले कि भाई जो सॉफ्ट साइड है ना उसको आप रिस्पेक्ट करो, वीक मत समझो, ठीक है। आई होप मैं सही कन्वे कर पा रही हूँ इसको। नेक्स्ट है इको फेमिनिज्म, लिंक्स विमेन्स ऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं कि भाई नेचर और विमेन दोनों को ही जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो मेल्स हैं, है ना, मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। नेक्स्ट, इसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है सच में। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। तो ये मेन और विमेन के जो ये आइडिया है ये इनके बारे में बात करते हैं, मतलब ये ज़्यादा ही मॉडर्न है। तो ये एक मेन को इन्वर्टेड कॉमास और विमेन को इन्वर्टेड कॉमास में रख के बात कर रहे हैं। बिलीव्स एवरीवन शुड बी फ्री टू डिफाइन देयर ओन आइडेंटिटी, कि दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हर कोई अपनी आइडेंटिटी खुद से बना सकता है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल मानना यही है कि मेंस और विमेन को ऐसे एकदम इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और अगर इंडिया में विमेंस को लेके इतने ज़्यादा राइट्स और सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं 2025 में ये पता चला है कि मेंस को लेके भी होनी चाहिए, है ना। बाकी आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे एग्जाम्पल कैसे लगते हैं और आप अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहते हो तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन एसे ऑन गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। देखो गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह या फिर पैसिव रेजिस्टेंस की बात करें तो सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब होता है फर्मनेस और होल्डिंग ऑन, यानी कि किसी से आग्रह करना, पीसफुल रिक्वेस्ट करना। तो सत्याग्रह यानी कि जब आप सच के लिए आग्रह कर रहे हो। सो सत्याग्रह मीन्स होल्डिंग फर्मली टू द ट्रुथ और इंसिस्टिंग ऑन ट्रुथ थ्रू नॉन वायलेंस, यानी आप अहिंसा के थ्रू, नॉन वायलेंस के थ्रू पीसफुली अपनी बात आगे रख रहे हो। गांधी बिलीव दैट ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू फाइट इनजस्टिस। गांधी का ये मानना था, गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो आपका जो सबसे मजबूत हथियार है वो है ट्रुथ यानी सत्य और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। मेन आइडिया क्या है? सत्याग्रह इज नॉट अ फाइट विद वेपन्स और हेट्रेड। सत्याग्रह का मतलब ये नहीं कि आप किसी के प्रति द्वेष भाव रखें, नफरत रखें, या फिर आप हथियार लेके, भाला लेके चल पड़े, बंदूक लेके चल पड़े। ये एक पीसफुल मेथड है जिससे आप प्रोटेस्ट करते हो, आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हो। बट कैसे? विन ओवर द हर्ट्स ऑफ द रॉन्ग डूअर्स बाय लव एंड ट्रुथ, कि आप सामने वालों को इतना प्यार, इतनी शांति, इतना सच दिखा दो कि वो पिघल जाए, ठीक है।
गांधी कॉल्ड इट अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग नॉट ऑफ द वीक। गांधी कहते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग है उनका वेपन है ये सत्याग्रह, वीक लोग इसको नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो फिर गुस्सा आ जाता है ना, वो तो हथियार चला देते हैं। फर्स्ट है ट्रुथ यानी कि सत्य, ऑलवेज स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड इनजस्टिस इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी। आपको कितनी ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़े बट आप हमेशा सच के साथ रहना है ना, और जस्टिस के साथ, न्याय के साथ खड़े रहना। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, नेवर यूज वायलेंस एंगर और हेट्रेड। कभी भी आपको ऐसे वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं करना है, द्वेष भाव किसी के प्रति नहीं लेके आना है। फाइट एविल विद पीस एंड लव, यानी जो भी गलत है उसके खिलाफ आप लड़ो लेकिन शांतिपूर्वक और प्यार से। सेल्फ सफरिंग, ये जो सत्याग्रही होते हैं यानी कि जो ये प्रोटेस्ट पे बैठे होते हैं, इनको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि इनको पनिशमेंट भी मिलेगी और ये पेन से भी सफर करेंगे बट ये कभी किसी को हार्म ना पहुंचाएं। वही एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है मॉरल पावर। गांधी बिलीव्ड मॉरल स्ट्रेंथ इज मोर पावरफुल देन फिजिकल फोर्स और वेपन। गांधी जी का ये मानना है कि जो मॉरल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा पावरफुल है फिजिकल फोर्स से। यानी कि कुछ ऐसा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैं पुरानी टाइम की बात कर रही हूँ जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो आप इतनी शांति से बैठे हुए हो, अंग्रेज आपको मारे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग मर चुके हैं और बहुत ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सब कुछ, बट आप अभी भी ऐसे आंखों में आंसू लेके प्यार से बैठे हुए कि कभी तो इनका दिल पिघलेगा और फिर वो कहेंगे बस अब आंसू भरा है, अब हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, है ना। सो अगला पॉइंट यही था, कन्वर्जन ऑफ द ओपोनेंट। यानी एम क्या है सत्याग्रह का, द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द एनिमी, एनिमी को डिस्ट्रॉय नहीं करना हमें बट टू चेंजेस हार्ट, हमें तो उनके हर्ट को, उनके दिल को पिघलाना है। कैसे? काइंडनेस से, ट्रुथ से, ठीक है। नेक्स्ट है फेथ एंड पेशेंस। जो सत्याग्रह है, जब आप पीसफुल रेजिस्टेंस करते हो तो फिर वहां पे आपको ऐसे भरोसा रखना है और ऐसे पेशेंस रखने हैं, है ना, क्योंकि डिफिकल्टीज भी तो फेस करनी है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, चंपारण मूवमेंट 1917 फॉर इंडिगो फार्मर्स की, जो इंडिगो की खेती कराई जा रही थी, है ना, उसके बाद फिर मिट्टी खराब हो जाती है और सारी चीजें। नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ऑल दीज वर बेस्ड ऑन सत्याग्रह, पीसफुल प्रोटेस्ट विदाउट वायलेंस, और इन सभी में जो गांधी जी हैं वो सक्सेसफुल हुए थे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी पीडीएफ के लिए जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी ऑथिक।